नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। इस वक्त राजस्थान में जबरदस्त सियासी हलचल है, दुनिया देख रही है। कांग्रेस के हाथ से एक बड़ा राज्य और फिसल सकता है, लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए परेशान हैं। पूरी कांग्रेस किसी भी तरह राजस्थान सरकार को बचाने की कोशिश में है, लेकिन राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को चेतावनी दे रहे हैं। पॉलिटिक्स में इमेज बहुत बड़ी पूंजी होती है। प्रधानमंत्री के सियासी दुश्मन भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की छवि उनके सभी विरोधियों पर हावी है। लेकिन राहुल गांधी ने अब एक नया प्रयोग शुरू किया। अब वो सीधा मोदी पर अटैक करते हैं, लेकिन राहुल ने जिस प्लेटफॉर्म को चुना है वो मोदी की जानी पहचानी जगह है। आज अचानक चर्चा होने लगी कि राहुल गांधी के वीडियो बहुत पॉपुलर हो गए हैं। कांग्रेस के नेताओं ने इस बात को बहुत फैलाया, प्रधानमंत्री से तुलना करने लगे। तो हमने इस दावे की तहकीकात की और हकीकत क्या है ये आप देखिए। राहुल गांधी अंग्रेजी में लिखते हैं, फिर हिंदी में अनुवाद करते हैं और एक बड़ी तबाही की भविष्यवाणी कर बैठते हैं। वीडियो गेम की तीसरी किश्त आने के बाद राहुल इकोनॉमिस्ट और चाइनीज एक्सपर्ट बन गए हैं। कांग्रेस के ही नेता पूछने लगे हैं, मोबाइल के बटन से खेलने के बाद राहुल मैदान में कब उतरेंगे? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी जबरदस्त चुटकी ली है और राहुल पर भविष्यवाणी कर दी है। अब किसकी भविष्यवाणी सही होगी? क्या राहुल गांधी उस रास्ते पर चल पड़े हैं जहां नरेंद्र मोदी से जीतना करीब करीब नामुमकिन है? पिछले एक हफ्ते में 3 बार राहुल के वीडियो गेम की रिलॉन्चिंग की गई और उनके वीडियोस के व्यूज काउंट के आधार पर राहुल को विजेता घोषित कर दिया गया और कहा गया कि राहुल ने मोदी को हरा दिया। लेकिन सच्चाई क्या थी? ट्विटर पर 17 जुलाई को राहुल के पहले वीडियो को 2.7 मिलियन यानी 27 लाख व्यूज मिले। 20 जुलाई के वीडियो को 1.8 मिलियन यानी 18 लाख और 23 जुलाई के वीडियो को 1.3 मिलियन यानी 13 लाख व्यूज मिले। अगर इन व्यूज की संख्या को जोड़ा जाए तो टोटल नंबर आता है 58 लाख। फेसबुक पर राहुल के पहले वीडियो को 3,58,000 से थोड़ा ज्यादा, दूसरे वीडियो को 2,36,000 से थोड़ा ज्यादा और तीसरे वीडियो को 1,49,000 से थोड़ा ज्यादा लोगों ने देखा और इनकी कुल संख्या भी होती है 6 लाख से थोड़ा ज्यादा। YouTube पर भी राहुल के तीनों वीडियो को देखने वालों की संख्या सिर्फ 1,36,000 ही थी। इतने व्यूज देखकर कांग्रेस पार्टी एक्टिव हो गई। कांग्रेस ने राहुल के वीडियो गेम वाले व्यूज का प्रचार ढोल नगाड़ों के साथ किया। दूसरी तरफ मोदी चुपचाप अपना काम करते रहे। जिस चीन की बात करके राहुल अपने वीडियो में मोदी को घेरते दिखे, उसी चीन को जब मोदी ने गलवान जाकर ललकारा था तो 14 लाख से ज्यादा लोगों ने ट्विटर पर उनका वीडियो देखा था। राहुल ने कोरोना के मुद्दे पर भी मोदी पर तंज कसा, लेकिन 13 अप्रैल को कोरोना पर मोदी के भाषण को YouTube पर 73 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। जब मोदी ने रात 12 बजे से पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया था, उस वक्त भी उनके वीडियो को YouTube पर 42 लाख से ज्यादा व्यूज मिले थे। लेकिन इनमें से किसी भी एक मौके पर इन व्यूज का ढिंढोरा नहीं पीटा गया, जैसा राहुल के 3 वीडियो गेम को लेकर पीटा गया। राहुल उस खेल में उतरे हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी मास्टर हैं। राहुल ने जो वीडियो गेम शुरू किया है उसे कांग्रेस पार्टी ने उठाया और राहुल गांधी की लाइन कांग्रेस की टाइमलाइन बन गई। बात यही नहीं रुकी, राहुल के एजेंडे को सूट करने वाली हेडलाइंस भी बनी, जिसमें छापा गया कि लद्दाख विवाद की वजह से मोदी की पॉपुलैरिटी कम हो गई है। और मजे की बात यह थी कि इसके लिए मोदी की नहीं, राहुल की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस जानबूझकर राहुल के पक्ष में माहौल बना रही है? क्योंकि उसके नैरेटिव में दम दिखाई नहीं देता। वजह बिल्कुल साफ है, सोशल मीडिया में मोदी बड़ी चीज है। ट्विटर पर मोदी के 6 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जबकि राहुल गांधी काफी पीछे हैं। उन्हें फॉलो करने वालों की संख्या सिर्फ 1,52,00,000 से थोड़ी ज्यादा है। जनवरी 2009 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में ट्विटर पर आए मोदी आज की तारीख में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाले भारतीय राजनेता हैं। ट्विटर पर दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेताओं की लिस्ट में भी मोदी का नाम शुमार है। ट्विटर पर फॉलोअर गिनने लगे तो नेताओं में नरेंद्र मोदी नंबर 3 पर हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा करीब 12 करोड़ फॉलोअर के साथ नंबर 1 और अमेरिका में इस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 8 करोड़ 37 लाख फॉलोअर्स के साथ नंबर 2 पर है।
राहुल गांधी के विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अब ट्विटर पार्टी बनकर रह गई है। राहुल दिन रात ट्विटर खेलते रहते हैं। वो भारत नहीं, चीन की बात करते हैं और सपने में भी मोदी को देखते हैं। इसकी एक वजह मोदी की पॉपुलैरिटी हो सकती है। पूरी दुनिया जानती है कि मोदी दुनिया के सभी राष्ट्राध्यक्षों में सबसे ज्यादा टेक सेवी लीडर है। सोशल मीडिया को ट्रैक रखने वाली वेबसाइट सोशल ब्लेड के मुताबिक नरेंद्र मोदी के YouTube अकाउंट को पिछले 30 दिनों में 3,20,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया है। पिछले 30 दिनों में मोदी के YouTube अकाउंट पर अपलोड किए गए वीडियोस को 6 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले हैं। इसी पैमाने पर राहुल के YouTube अकाउंट पर पिछले 30 दिनों में सिर्फ 11,000 नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, जबकि उनके YouTube अकाउंट पर अपलोड किए गए वीडियोस को इन 30 दिनों के भीतर सिर्फ 5 लाख से थोड़े ज्यादा व्यूज मिले हैं। सोचिए, क्या पिछले 30 दिनों में मोदी के YouTube अकाउंट के 6 करोड़ व्यूज और राहुल के 5 लाख से थोड़े ज्यादा व्यूज की तुलना की जा सकती है? ट्विटर पर मोदी 6 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ जब अपनी बात रखते हैं तो लोग उस पर रिएक्ट भी करते हैं। सोशल ब्लेड के मुताबिक मोदी के एक ट्वीट को औसतन 1584 रीट्वीट्स और 8,000 से ज्यादा लाइक्स मिलते हैं। ध्यान रहे, ये सिर्फ औसत है, असली नंबर कहीं ज्यादा हो सकते हैं। Clear.com के मुताबिक मोदी के एक ट्वीट की पहुंच फॉलोअर्स के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से कहीं ज्यादा है। यानी पीएम मोदी की ट्विटर रीच करीब औसतन 40 मिलियन फॉलोअर्स 70% तक है। राहुल को चाहने वाले भले ही अलग अलग तरीकों से साबित करें कि राहुल ने मोदी को सोशल मीडिया की दुनिया में पीछे छोड़ दिया है, लेकिन सच्चाई देखनी है तो ज्यादा पीछे मत जाइए। 10 दिसंबर 2019 का ये ट्वीट देखिए, जिसे किसी और ने नहीं, ट्विटर इंडिया ने पोस्ट किया है और लिखा था कि 2019 में जिस नेता की चर्चा ट्विटर पर सबसे ज्यादा हुई उसमें मोदी का नंबर पहला था और यहां भी राहुल गांधी दूसरे नंबर पर ही थे। रिट्वीट्स के मामले में राहुल गांधी को पिछले साल तक थोड़ी बढ़त जरूर हासिल थी, लेकिन इन दिनों वो जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोल रहे हैं उसे देखकर सोशल मीडिया पर उन्हीं का मजाक बन रहा है, वो भी कुछ इस तरह। आर्मी से हूं, चाइना अंदर नहीं घुसा, हमने 40 को मार के भगाया। राहुल जी ने कहा चाइना घुसा है मतलब घुसा है। वैसे इन दिनों कांग्रेस पार्टी में जो कुछ भी चल रहा है उसे देखकर यह भी कहा जा सकता है कि वो भूल सुधार की कोशिशों में जुटे हैं, क्योंकि कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों को बरसों बाद अचानक नरसिम्हा राव की याद आ गई है। गांधी परिवार पत्र लिखकर उनकी प्रशंसा कर रहा है। सार्वजनिक रूप से श्री राव के योगदान को स्वीकार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के रूप में नरसिम्हा राव के 5 साल हमेशा याद किए जाएंगे, क्योंकि इन 5 सालों में सालों पुरानी कांग्रेस के इतिहास में पहली बार गांधी परिवार बैक सीट पर था। पहली बार पार्टी आगे थी और सबकी सहमति से फैसले भी लिए जा रहे थे, लेकिन ये बात उन लोगों को पसंद नहीं आई जिन्हें ना तो नेशन फर्स्ट चाहिए और ना ही पार्टी फर्स्ट। उन्हें केवल फैमिली फर्स्ट चाहिए था और यही कारण था कि इतने विद्वान प्रधानमंत्री को भी जीवन के अंतिम दौर में अपनी ही पार्टी की बेरुखी झेलनी पड़ी थी। दिल्ली में नरसिम्हा राव के अंतिम संस्कार के लिए 2 गज जमीन भी नहीं दी गई। इतना ही नहीं, नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर को कांग्रेस के मुख्यालय में प्रवेश तक नहीं दिया गया। और अब राहुल गांधी चिट्ठी लिखकर ये जता रहे हैं कि नरसिम्हा राव के योगदान को वे स्वीकार करते हैं और उसका सम्मान करते हैं, लेकिन राजनीति की समझ रखने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि वीडियो गेम से लेकर ऐसी चिट्ठियां लिखने तक ये सब कुछ राहुल को रिलॉन्च करने के प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है। लेकिन राहुल और मोदी की सोशल मीडिया स्ट्रेंथ की ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक बात पक्की है, राहुल चाहे कोई भी तरीका क्यों ना अपना ले, मोदी से कितनी भी नफरत क्यों ना करें, सोशल मीडिया की दुनिया में वो मोदी को कतई इग्नोर नहीं कर सकते। राहुल गांधी के प्रयोग का नतीजा आपने देख लिया। अब आज एक नए संयोग की बात करते हैं। कांग्रेस आज पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की जन्म जयंती मना रही है। सालों बाद कांग्रेस के बड़े बड़े नेता नरसिम्हा राव की तारीफ कर रहे हैं, वीडियो मैसेज डाल रहे हैं। सियासत में कुछ भी हो सकता है। अब हम एक ऐसे मुख्यमंत्री की बात करते हैं जिन्हें एक तांत्रिक के कहने पर इन्हीं पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने 1993 में मंत्री की कुर्सी से हटा दिया था। कहा जाता है कि अशोक गहलोत जब नरसिम्हा राव सरकार में कपड़ा मंत्री थे तो एक दिन विमान में उनकी मुलाकात चंद्रास्वामी से हो गई। अशोक गहलोत ने चंद्रास्वामी को ज्यादा तरजीह नहीं दी। कुछ हफ्ते बीते और गहलोत वापस जयपुर भेज दिए गए। जमाना बीता, नरसिम्हा राव को कांग्रेस में किनारे कर दिया गया। सोनिया गांधी पार्टी के अध्यक्ष बन गई। चुनाव हुआ
और राजस्थान में कांग्रेस जीती। और विधायक दल की मीटिंग में कहा गया कि मैडम की इच्छा है कि गहलोत सीएम बने। आप सोच रहे होंगे कि ये पुराना किस्सा आज हम आपको क्यों सुना रहे हैं। दरअसल आज भी मैडम की इच्छा है कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बने रहें। इसलिए करीब 6 घंटे तक आज भी जयपुर के राजभवन में धरना दिया गया। इस वक्त अशोक गहलोत अपने विधायकों को लेकर वापस होटल लौट रहे हैं और रात को 9:30 बजे रात को फिर कैबिनेट की मीटिंग करने वाले हैं। राजस्थान का गेम बहुत दिलचस्प है, आपको समझाते हैं जादूगर में कितनी शक्ति है, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान की सियासत इस वक्त 4 गेम प्लान पर टिकी है। पहले गेम प्लान के लीडर खुद जादूगर हैं। गहलोत ने राजभवन में विधायकों को जमीन पर बिठाया, राज्यपाल पर प्रेशर बनाने के लिए नारे लगवाए। मुख्यमंत्री ने कैसे धमकाया ये थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। इससे पहले जरा ये नारे सुन लीजिए। इन नारों के आगे पीछे की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। सोचिए, कोरोना के वक्त में देश की सियासत ऐसे भ्रमजाल में फंसी है जब मुख्यमंत्री को हर रोज अपने विधायकों को गिनना पड़ता है। 200 की विधानसभा में गहलोत आज 102 पर हैं। इसलिए जयपुर में गहलोत की पसंद वाला नारा चल रहा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंसाफ हमारा नारा, जुर्म की टक्कर में इंसाफ हमारा नारा है, जुर्म की टक्कर में इंसाफ हमारा नारा है। ये जो नारेबाजी है, इसके पीछे भी अलग कलाबाजी है। फील्डिंग ऐसी बिछाई गई है जिसमें विधायकों को कभी बस में बिठाया जाता है तो कभी होटल में फिल्म दिखाई जाती है। राजभवन का लॉन हो या होटल की लॉबी, दिन रात गिनती होती है। एक भी विधायक खिला तो टूट जाएगा गहलोत का किला। सचिन पायलट के खिलाफ गहलोत का पायलट प्रोजेक्ट अभी तक सक्सेसफुल रहा है। सरकार की स्टीयरिंग संभाले गहलोत आजकल कार से कम और बस से ज्यादा चलते हैं। विधायकों को बस में भरते हैं और सबसे आगे की सीट पर खुद मुख्यमंत्री बनते हैं। राजभवन में विधायकों की परेड होती रही है और आगे भी ऐसा शक्ति प्रदर्शन के लिए होता दिखाई देगा। लेकिन राजभवन के लॉन में विधायकों की नारेबाजी राजस्थान की सियासत में ऐसा पहली बार होता दिखाई दे रहा है। राज्यपाल विधानसभा सत्र बुलाने के लिए तुरंत मंजूरी दे नहीं रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अड़े हुए हैं। पल पल बदलते राजस्थान के ड्रामे में अभी बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न आने बाकी हैं। करीब 100 विधायकों को 4 टूरिस्ट बसों में जयपुर दर्शन कराकर अशोक गहलोत ने क्या हासिल किया, इसे समझने के लिए मैजिशियन सीएम का गेम प्लान समझना होगा। गहलोत के विधायक 12 दिनों के बाद फेयरमाउंट होटल से निकले। अब तक वो होटल में ही अंताक्षरी खेल रहे थे। होटल में उन्होंने 6 फिल्में देख ली, कुकिंग की क्लास कर ली और लूडो भी खेल लिया। गहलोत के सामने होटल के बिल का सवाल नहीं है, सवाल विधायकों के दिल का है। दिल बदल गया तो राजस्थान का गेम बदल जाएगा। इसलिए अशोक गहलोत जल्दी से जल्दी अपना बहुमत साबित करके 6 महीने के लिए निश्चिंत हो जाना चाहते हैं। इसी गेम प्लान में उन्होंने राज्यपाल को भी धमकी दे डाली। उन सबसे सामूहिक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दबाव में किसी के नहीं आए। आपका संवैधानिक पद है, शपथ ली हुई है। अपनी अंतरात्मा के आधार पर शपथ की जो भावना होती है उसका आधार बना के फैसला करें, वरना फिर हो सकता है कि पूरी प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरने के लिए आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। अशोक गहलोत ने राजभवन को घेरने की धमकी दे दी। मुख्यमंत्री के पास पुलिस और सरकार दोनों है, वो ऐसा करा भी सकते हैं, लेकिन राजभवन घेरने का मतलब होगा केंद्र सरकार को चुनौती देना। इसलिए गहलोत ऐसा कुछ करेंगे, इसकी संभावना ना के बराबर है। लोगों में बहुत आक्रोश भी है। इतने दिन से कोई होटलों में बैठे हुए हैं, कोई हमारे साथी गए हुए वहाँ पर हरियाणा के अंदर बंधक बनाए हुए हैं। हमने तमाम विधायकगणों को कहा है कि हमें गांधी
जी के बताए हुए रास्ते पर, महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलना है। उसी रूप में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। राजस्थान का सारा गेम नंबर पर टिका है। जीत उसी की होगी जिसके पास संख्या बल होगा, लेकिन लड़ाई इतनी आसान नहीं है। राजस्थान विधानसभा के 200 सदस्यों में से अशोक गहलोत के पास 102 विधायक हैं। इनमें से कांग्रेस के 88, निर्दलीय 10, बीटीपी के 2 और सीपीएम के 1 विधायक हैं। लेकिन गहलोत के खेमे में 102 विधायकों में 1 स्पीकर है और 1 विधायक अस्पताल में भर्ती है, इसलिए इफेक्टिव नंबर 100 का रहता है। सचिन पायलट गुट का मौजूदा नंबर 19 है। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायक उनके साथ हैं। इस तरह पायलट के पास कुल 22 नंबर हैं। विधानसभा में बीजेपी के पास अपने 72 विधायक हैं। इसके अलावा आरएलपी के 3 विधायक बीजेपी के साथ हैं। कुल मिलाकर 75 विधायक बीजेपी के पास हैं। विधानसभा के 1 विधायक सभी गुटों से अलग है। इस नंबर गेम में अशोक गहलोत सबसे आगे दिख रहे हैं, लेकिन गेम में बने रहने के लिए उन्हें हर विधायक को अपने पाले में रखना जरूरी है। 2-4 विधायक भी इधर उधर हो गए तो जादूगर का जादू खत्म हो सकता है। सचिन पायलट का गेम प्लान वेट एंड वॉच वाला है। सचिन पायलट ना कुछ बोल रहे हैं, ना अपने पत्ते खोल रहे हैं। मानेसर के होटल में उनके समर्थक विधायक कैमरे पर आए और बंधक बनाए जाने के गहलोत के आरोपों को खारिज किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत इतने पुराने नेता हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस बार जिस तरह के हम लोगों के ऊपर वो अनगढ़ आरोप लगा रहे हैं, इससे हमें बड़ा दुख हुआ, बड़े खेद हुआ। न तो हमने कांग्रेस छोड़ी है और न हमने कभी बीजेपी से संपर्क किया गया है। हम पिछले 1.5 साल के अंदर उनकी कार्य प्रणाली से व्यथित होकर जिस तरह से उन्होंने हमारी उपेक्षा की है, उससे नाराज होकर हमारी पार्टी के विधायक हाईकमान के सामने अपनी व्यथा रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए दिल्ली आए हुए हैं और हम लंबे समय से दिल्ली रुके हुए हैं। अभी आज भी मीडिया में उनको द्वारा इस तरह के आरोप लगाए गए कि हमको कैद किया गया है बीजेपी के द्वारा, जबकि हमारा उनसे किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं हुआ है। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गेम से आउट करने के लिए कभी गोगली फेंकी, कभी बाउंसर मारा, लेकिन सचिन हमेशा डक कर गए। पायलट की चुप्पी से ही गहलोत के मन में खलबली मची है। नंबर दिखाकर अशोक गहलोत सचिन पायलट को कंट्रोल अपने हाथ में होने की धौंस दे रहे हैं, मगर हाई कोर्ट का फैसला पायलट के फेवर में आया है, इसलिए वो गेम में बने हुए हैं। सचिन पायलट के पास विधायकों की तादाद भले ही कम हो, लेकिन उनके समर्थक कई बार संकेत दे चुके हैं। फेयरमाउंट होटल में रह रहे कुछ विधायक भी उनके संपर्क में हैं। यानी पायलट के कुछ विधायक गहलोत के होटल में भी हो सकते हैं। वो सबके साथ अंताक्षरी खेल रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, लेकिन मौका आएगा तो किधर गोल करेंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है। दानिश अबरार, चेतन डूडी और रोहित बोहरा, ये 3 विधायक सचिन पायलट के साथ दिल्ली आकर जयपुर लौट गए थे। इनके अलावा प्रशांत बैरवा भी सचिन पायलट के साथी हैं, जो बीजेपी के साथ जाने के सवाल पर अलग हो गए थे। इन 4 में से 2 या 3 विधायकों के भी पाला बदल लेने से राजस्थान का नंबर गेम बदल जाएगा। दिल्ली के बड़े गेम में बने रहने के लिए राहुल गांधी चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार बची रहे, लेकिन वो सचिन पायलट को भी नहीं खोना चाहते। प्रियंका गांधी के जरिए राहुल सचिन पायलट के लगातार कांटेक्ट में हैं। कांग्रेस आला कमान सचिन पर कार्रवाई में हड़बड़ी नहीं करना चाहती, लेकिन गहलोत ने इसकी बहुत कम संभावना छोड़ी है। प्रियंका की सलाह को दरकिनार करके गहलोत ने पायलट पर पर्सनल अटैक किए। सरकार बचाने के लिए राहुल को आखिरकार गहलोत की बताई लाइन पर चलना पड़ा। अगर कहीं कोई शंका है तो उसका निदान करके मुख्यमंत्री आज ही या कल सुबह तक, आज रात को ही मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है लगभग 9:30 बजे। आज ही उसका निदान निकालकर आज ही राज्यपाल जी को भेज देंगे। राजस्थान में सबसे रिलैक्स में बीजेपी है। उसके पास खोने को कुछ भी नहीं है और हासिल कर लेने के लिए पूरा राजस्थान है। फोन टैपिंग के आरोप लगने के बाद 150 घंटे तक केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चुप थे, लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर से राजस्थान का गेम खुल गया है, इसलिए शेखावत भी अटैक के मूड में है। सरकार इस तरह से बाड़े में बंद होकर के बैठ करके और फिर वहां ऐसे जो है फुटबॉल खेलने के वीडियोस जारी करे, वहां खाना बनाना सीखने के वीडियोस जारी करें, वहां फिल्म देखने के वीडियोस जारी करें, इस तरह की पिक्चर्स वहां से मंत्री और विधायक पोस्ट करें, मुझे लगता है कहीं न कहीं दर्द अवश्य होता होगा। मुझे भी निश्चित रूप से इस बात का दुख होता है। राजस्थान का ट्रम्प कार्ड राज्यपाल के हाथ में है।
कोरोना संकट के बीच उन्होंने शॉर्ट नोटिस पर विधानसभा की बैठक बुलाने से इनकार कर दिया है। यानी अशोक गहलोत और सचिन पायलट को अब भी अपने अपने विधायकों की घेरेबंदी करके रखनी होगी। फेयरमाउंट और मानेसर के होटल में भी अभी अंताक्षरी चलती रहेगी। वैसे इस वक्त देश में राजस्थान की सियासी हलचल से ज्यादा उत्सुकता राम मंदिर को लेकर है, लेकिन एक और पहेली है जो अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ी हुई है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर बनेगा लेकिन उसमें लोहा और सीमेंट नहीं लगेगा। अचानक ये खबर सोशल मीडिया के जरिए वायरल हुई कि राम मंदिर के निर्माण में ऐसी कलाकारी होगी कि लोग सीमेंट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। यह दावा बहुत चौंकाने वाला था, इसलिए हमारे अहमदाबाद के ब्यूरो चीफ निर्णय कपूर और लखनऊ ब्यूरो चीफ रुचि कुमार ने राम मंदिर निर्माण से जुड़े लोगों से ही बात की और बड़ी चौंकाने वाली और दिलचस्प जानकारी मिली है। देखिए इस रिपोर्ट में। राम मंदिर के इन पत्थरों को देख रहे हैं, इन शिलाओं को देख रहे हैं, इन स्तंभों को देख रहे हैं, लेकिन क्या राम जन्मभूमि कार्यस्थल पर सीमेंट और लोहा देखा है? राम नाम के इन लाखों ईंटों को देख रहे हैं, सफाई और नक्काशी का काम देख रहे हैं, लेकिन क्या इन सब को जोड़कर इमारत खड़ी करने वाले सीमेंट और लोहे को यहां आते देखा है? राम मंदिर की चर्चा जब से शुरू हुई है तभी से यह खबर बहुत सुर्खियों में है। राम मंदिर बनेगा लेकिन उसमें सीमेंट और लोहा नहीं लगेगा। सवाल है कि बिना लोहे और सीमेंट के 3 मंजिला मंदिर, 161 मीटर ऊंचा मंदिर कैसे बनेगा? बिन लोहे और सीमेंट के 360 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा राम मंदिर कैसे तैयार होगा? एक शिखर, 5 मंडप, लाखों टन ईंट और पत्थरों का बोझ लेकर मंदिर खड़ा कैसे होगा? सच क्या है? यह चमत्कार है या विज्ञान या फिर महज एक शिगुफा है? ये सवाल करोड़ों राम भक्तों के ज़हन में भी घूम रहे हैं। लिहाजा इनका जवाब तलाशने हम सीधे अहमदाबाद में राम मंदिर के शिल्पकार आशीष सोमपुरा के पास पहुंचे, क्योंकि इसका जवाब सोमपुरा फैमिली के पास ही हो सकता था, जिनके ऊपर राम मंदिर बनाने की जिम्मेदारी है। हमने उनसे यही सवाल किया कि इतना बड़ा राम मंदिर बिना लोहे और सीमेंट के बनेगा कैसे? वो थ्योरी क्या है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है? लोहे के बारे में आशीष सोमपुरा ने तो साफ साफ कह दिया कि रत्ती भर भी राम मंदिर में लोहा नहीं लगेगा, लेकिन सीमेंट के इस्तेमाल के बारे में जो बातें बताई वो हैरान करने वाली थी। सबसे पहले लोहे के इस्तेमाल के बारे में क्या कहा? जैसे आयन तो यूज नहीं होता है क्योंकि आयन को शास्त्रों में शुद्ध धातु माना गया है, और आयन की कोई भी अगर आप लाइफ देखिए तो 70-80 साल, अगर आप भी आरसीसी में भी देखते हैं कि आरसीसी में जो लगा हुआ था तो आरसीसी में वो इवन वो रस्ट होके वो पूरा पल्प ही निकाल देता है सीमेंट के साथ पूरा। तो वैसे ही अगर हम लोग इसमें लोहा यूज करेंगे तो पत्थर को फाड़ देगा, उसमें क्रैक कर देगा। तो उसको लाइफ के लिए भी हम लोग यूज नहीं करते हैं कि अगर लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो सिर्फ स्टोन और नेचुरल मटेरियल ही यूज किया जाता है। सुना आपने, मंदिर में लोहा एकदम नहीं लगेगा। उसकी वजह कोई चमत्कार नहीं बल्कि शुद्ध रूप से साइंटिफिक है। आयरन की लाइफ लिमिटेड होती है, 70 से 80 साल में जंग लग जाती है जो स्ट्रक्चर को खराब कर देता है। जंग लगा लोहा पत्थर को फाड़ देता है। पुराने मंदिरों में भी लोहे का इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन हमें यहां लोहे के विकल्प के बारे में जरूर पता चला। उसके पीछे भी साइंस था। आयरन प्योर धातु है, शुद्ध धातु यूज नहीं की जाती, लेकिन लोहे की जगह कॉपर को यूज किया जा सकता है क्योंकि उसमें रस्टिंग नहीं होती। ऐसे में भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं से इमारत को बचाने के लिए आयरन के विकल्प के तौर पर कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। लोहा तो इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन कॉपर की क्लैपिंग की जाएगी। जो भी अगर कहीं पे भी जैसे अर्थक्वेक के लिए हम लोगों को यूज करना होता है क्लैंपिंग, जो 2 पत्थरों को रखने के लिए, जो एक दूसरे के साथ अगर लिटिल मूवमेंट आए तो वो एक दूसरे से ऊपर से खिसक ना जाए, उसके लिए हम लोग जो लगाते हैं वो कॉपर की क्लैंपिंग लगाते हैं कि जिससे कॉपर को कभी रस्ट नहीं लगता है, वो वर्षों तक ऐसे ही रहता है। लोहा जो है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है और इसी वजह से जो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है मंदिर के अंदर उसको डिस्टर्ब कर सकता है लोहा। इसीलिए जो लोहा है वो मंदिर के
निर्माण में बिल्कुल भी यूज किया नहीं जाता है। और जहां तक कि लाइटनिंग का इफेक्ट है मंदिर पे होने वाला, उससे बचाने के लिए भी शिखर के अंदर एक कॉपर की रॉड लगाई जाती है और प्लेट्स लगाई जाती हैं ताकि लाइटनिंग के इफेक्ट से भी मंदिर को बचाया जा सके। सीमेंट का इस्तेमाल होगा या नहीं, इस पहेली को अभी सुलझाना बाकी था, लेकिन उससे पहले आशीष सोमपुरा ने कॉपर के इस्तेमाल को लेकर एक और बात बताई जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि मंदिरों में लोहा ना लगाने और कॉपर लगाने की सबसे खास वजह नेगेटिव एनर्जी को दूर करना और पॉजिटिव एनर्जी का संचार करना है? उसके पीछे तर्क क्या है वो भी जान लीजिए। आयरन मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित करता है, जबकि कॉपर नहीं। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त अगर लोहे का थोड़ा सा भी अंश पॉजिटिविटी को प्रभावित करेगा, जबकि कॉपर नहीं। कॉपर की वजह से मूर्ति जीवंत लगती है। दुनिया के सभी बड़े मंदिरों में इसी थ्योरी का प्रयोग किया जाता है। आध्यात्मिक रीजन तो ये है कि आपको जैसे मालूम है कि पूरे वर्ल्ड में एक मैग्नेटिक फील्ड रहता है, तो वैसे भी टेम्पल आर्किटेक्चर में एक मैग्नेटिक फील्ड रहता है जो अगर लोहा भी यूज करते तो उसको डिस्टर्ब करता है। तो जो आपको प्योरली जो शास्त्र के हिसाब से बिना लोहे के जो भी टेम्पल्स बनते हैं उसमें आप जाएंगे तो आपको एक फील अलग रहता है। आप सोमनाथ चले जाइए, आप कोई भी जो शास्त्रोक्त मंदिर बनते हैं उसमें हर एक में एक वाइब्स आपको अलग मिलते हैं। क्यों, किस लिए? क्योंकि वहाँ पे स्टील नहीं यूज किया गया है। आप नॉर्मल आरसीसी वाले मंदिर में जाएंगे तो आपको वो फील नहीं आएगा। तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड को भी डिस्टर्ब करता है। जरा सोचिए, नागर शैली में हिंदुस्तान में हजारों मंदिर हैं, किसी मंदिर में लोहा नहीं लगा है। हजारों साल से ये मंदिर बिना लोहे के खड़े हैं, जो बताते हैं कि हिंदुस्तान की हमारी स्थापत्य कला कितनी वैज्ञानिक और समृद्ध है। अब सवाल था लाखों ईंटें, टनों भारी स्तंभ, शिलाएं कैसे एक दूसरे पर टिकी रहेंगी, वो भी बिना सीमेंट के। इस थ्योरी को समझने के लिए नागर शैली के उस फॉर्मूले को समझना होगा जिसे आशीष सोमपुरा ने बताया। कोई भी सिर्फ नागर शैली नहीं, आज तो कोई भी जो पुरानी शैली में मंदिर बनता है वो बेसिकली स्टोन के ऊपर स्टोन रखते हुए टंग एंड ग्रू जॉइंट से उसका निर्माण होता है। और उसमें टंग एंड ग्रू करके वो बेसिकली इट्स अ लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो लोड बेयरिंग रहता है, तो इसमें टेंसाइल की कोई जरूरत नहीं रहती है क्योंकि वो पूरा आर्च और उसी पे बेस पे डिजाइन होता है। तो हर एक स्टोन की विड्थ और उसका वेट उसके हिसाब से ही ये पूरा एक दूसरे के साथ चिपक के पड़े रहते हैं कि सालों तक इसको कुछ नहीं होता। एक बात तो साफ हो गई कि ये पूरा फॉर्मूला लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर पर होता है। एक एक करके पत्थरों के ब्लॉक से मंदिर खड़ा किया जाता है और उसे जोड़ने के लिए पहले चूने के मसाले का इस्तेमाल होता था, अब सीमेंट का इस्तेमाल होता है। जबकि ये कि जो खबरें चल रही हैं कि सीमेंट का राम मंदिर में इस्तेमाल नहीं होगा, वो थ्योरी गलत है। राम मंदिर में सीमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी वजह भी साइंटिफिक है। इसको डिटेल में सुनिए, आपकी एक एक जिज्ञासा का जवाब मिल जाएगा। पहले के जमाने में लाइम सैंड यानी कि चूने के मसाले से पत्थर और शिलाओं को जोड़ा जाता था, जिसकी पद्धति बड़ी ही मेहनत वाली और टाइम टेकिंग थी। जैसे लाइम सैंड को चक्की में गूगल गुड़ और पानी के साथ मिलाकर मसाला बनाया जाता था। मशीन नहीं थी, लिहाजा वक्त लगता था। फिर उस मसाले को पत्थरों से जोड़ा जाता था। लेकिन जब से सीमेंट का आविष्कार हुआ, चूने के मसाले की जगह सीमेंट ने ले ली है। दो पत्थरों को जोड़ने के लिए पुराने जमाने में क्या था कि लाइम था। लाइम को वो लोग गूगल और वो सब चीजों के साथ मिला के वो चक्की में पीसते थे, और चक्की में पीसते थे भी इसके लिए पीसते थे कि वो एक हीट उसमें से एक टेम्परेचर एक बाहर निकले, और उसके बाद उसको पत्थरों पे लगा के दो पत्थरों के जॉइंट के बीच में रखते थे। तो वैसे ही सीमेंट फैक्ट्री भी वही चीज करती है। तो अभी हम लोग उसको सीमेंट मतलब दो पत्थरों को एक दूसरे के साथ चिपकाने के लिए टंग एंड ग्रू के साथ हम लोग प्योर सीमेंट प्योरी यूज करते हैं। ये बात सच है कि मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बिना सीमेंट वाले फॉर्मूले से मंदिर को बनाने की संभावना तलाशने को कहा गया है। लेकिन जब सीमेंट के वैज्ञानिक फॉर्मूले को देखा और समझा गया, तो मंदिर ट्रस्ट ने सीमेंट यूज करने को सही माना और सीमेंट यूज करने पर सहमति जताई। आपको बता दें कि जो सीमेंट यूज किया जाता है मंदिर के निर्माण में, वो भी एक तरह से लाइम का ही एक प्रकार है। उसमें 98% लाइम होता है और इस तरह के मटेरियल से वो बना होता है कि उसकी जो एडहेसिव स्ट्रेंथ होती है सीमेंट की, वो बहुत ज़्यादा होती है, पावरफुल होती है। और पुराने ज़माने में लाइम का उपयोग जिस तरह से किया जाता था स्लरी बनाने के लिए, उसमें टाइम भी बहुत लगता था। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुके हैं और ऐसे में जब उसी प्रकार का मटेरियल सीमेंट के फॉर्म में अवेलेबल है, तो उसका उपयोग अब इमारतों को ज़्यादा जल्दी निर्माण करने में उपयोग किया जा रहा है उसका। और ये बात अब
ज़्यादातर ट्रस्टियों की समझ में भी आ रही है और इसीलिए इस मंदिर के निर्माण में सीमेंट का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि फीचर जो हैं उसके सारे वो वही हैं जो पुराने ज़माने में एंशिएंट टाइम्स में मंदिरों के निर्माण में लाइम के इस्तेमाल में की जाती थी। वैसे सोचिए, अगर कोरोना वायरस न आया होता तो राम मंदिर का भूमि पूजन कितना धूमधाम से होता। पूरी अयोध्या नगर में लाखों लोग आते, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि भारत में कोरोना मरीजों के आंकड़े 13 लाख पार करने वाले हैं। यह वायरस भारत में अब तक 30,601 लोगों की जान ले चुका है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 49,310 केस सामने आए। आप कह सकते हैं लगभग 50,000। कोरोना की यह जंग भारत और इजराइल दोनों एक साथ लड़ रहे हैं। लेकिन आज हम आपको एक सुकून देने वाली खबर देंगे। अगले हफ्ते इजराइल से एक स्पेशल प्लेन दिल्ली में लैंड करेगा। इस प्लेन में रिसर्च टीम के साथ कोरोना सुपर किट भी होगी। इस किट के बारे में बहुत जबरदस्त जानकारी हमें मिली है, देखिए। सेकंड में कोरोना टेस्ट हो सकता है और इजराइल ये करके दिखा भी रहा है। इजराइल के लैब में 30 सेकंड में कोरोना की टेस्टिंग हो रही है। दोनों देशों के बीच में बात हो गई है और ये टीम अब भारत आने वाली है। साथ में आएगा ये कोरोना वॉरियर रोबोट। भारत इजराइल की बेमिसाल दोस्ती की ये तस्वीर देखिए जिसमें लिखा है फ्रॉम द पीपल ऑफ इजराइल टू द पीपल ऑफ इंडिया। यानी इजराइल की जनता की तरफ से भारतीय जनता के लिए इन बॉक्सेस में कोरोना सुपर रैपिड किट मौजूद है। ऐसी तकनीक है जो महज 30 सेकंड में कोरोना का पता लगा लेगी। अभी तक भारत में कोरोना की जांच के लिए नाक और मुंह से सैंपल टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन अब टेस्टिंग करने का पूरा तरीका बदल जाएगा। अब आवाज सुनकर ही कोरोना पॉजिटिव की पहचान हो सकेगी। इसके अलावा सांस की जांच से कोरोना का पता चल जाएगा, जबकि स्लाइवा से टेस्टिंग के 2 नए तरीके खोजे गए हैं। आवाज से कोरोना की टेस्टिंग आपको भी सुनकर थोड़ा अजीब लगा होगा। भला ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन यकीन करिए ऐसा मुमकिन है। ये कैसे काम करेगा? इसके लिए आपको कोरोना की अलग अलग स्टेज में वॉइस सैंपल सुनने चाहिए। ये स्वस्थ फेफड़ों से आती सांसों की आवाजें हैं, लेकिन जैसे कोरोना शरीर के अंदर पहुंचता है तो कुछ सांसों की आवाज इस तरह से बदल जाती है। जैसे जैसे कोरोना संक्रमण फैलने लगता है, आवाज में भारीपन और बढ़ने लगता है। और जब कोरोना लंग्स को पूरी तरह से खराब कर देता है तो आवाज में इतना ज्यादा बदलाव आ जाता है। इसी लक्षण पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगा। शख्स की आवाज की रिकॉर्डिंग को एनालाइज किया जाएगा। इससे उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पता चल जाएगा। भारत और इजराइल दोनों देशों ने मिलकर ऐसे 4 नए टेस्ट के तरीकों पर काम किया है। जैसे अल्कोहल टेस्ट करने के लिए एक पाइप पर फूंक मारनी होती है, ठीक वैसे ही कोरोना टेस्ट करने के लिए एक पाइप में सांसों को छोड़ना होगा। इस पाइप में एक चिप लगी होगी। अगर शख्स में कोरोना वायरस मौजूद होंगे तो वो चिप में भी आ जाएंगे। इसके बाद चिप को स्पेक्ट्रोमीटर से जोड़ दिया जाएगा और 20 सेकंड तक इसको स्कैन किया जाएगा और फिर 2 सेकंड में इसके डेटा पर काम किया जाएगा। यानी महज 22 सेकंड में कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट मिल जाएगी। एसिड की मदद से भी कोरोना टेस्टिंग होगी। पॉली अमीनो एसिड से बायोकेमिकल तरीके से कोरोना टेस्ट होता है। इसमें लार में मौजूद कोरोना वायरस प्रोटीन की जानकारी मिलती है और कुछ ही मिनटों में कोरोना जांच हो जाती है। इजराइल से आने वाली टीम के लिए भारत में भी पूरी तैयारी की जा चुकी है। टेस्टिंग की साइट तय हो चुकी है और 100 एक्सपर्ट की टीम को भी इस मिशन में लगाया गया है। अब इन रोबोट्स को देखिए। इजराइल में कोरोना की जंग में इन मेडिकल रोबोट्स ने सबसे अहम रोल निभाया है।
ये ऐसे रोबोट्स हैं जो डॉक्टरों को कोरोना से बचाएंगे ताकि वो बिना संक्रमित हुए ज्यादा से ज्यादा मरीजों का इलाज कर सकें। इन रोबोट्स में एक खास स्क्रीन लगी होती है जिसके जरिए मरीज और डॉक्टर्स बिना फिजिकल संपर्क में आए हुए एक दूसरे को देख सकते हैं और बात कर सकते हैं। अब ऐसे ही रोबोट्स भारत में कोरोना स्पेशल हॉस्पिटल्स में भी आपको काम करते नजर आ सकते हैं। ऐसी एडवांस तकनीक की बदौलत इजराइल ने कोरोना को काफी हद तक काबू कर लिया है। इजराइल में 58,559 टोटल कोरोना केसेस हैं, जिनमें से अब तक 446 लोगों की मौत हुई है। जब शुरुआत में इजराइल में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हुआ था तो भारत ने इमरजेंसी दवाइयां पहुंचाकर इजराइल की मदद की थी। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच 3 बार फोन पर बातचीत हुई। दोनों देशों ने कोरोना के खिलाफ एक साथ लड़ने का फैसला किया है। अगले हफ्ते इजराइल से स्पेशल प्लेन में कोरोना वॉरियर की टीम भारत आएगी, जिसके बाद कोरोना टेस्टिंग की स्पीड 2 गुनी 3 गुनी बढ़ जाएगी। नतीजे फटाफट आने लगेंगे और कोरोना वायरस की चेन तोड़ना संभव हो पाएगा। और एक ब्रेक के बाद देखिए रफाल से जुड़ी एक बहुत दिलचस्प तस्वीर।